दादा तो बोलेंगे ही, लेकिन बैठे बैठे मैं थोड़ा सा भावुक हो गया, इसलिए मैं बीच में आ गया जिन कुमार से परमिशन लेके। आज 55 साल हो गए दादा, क्योंकि मैं 56 साल का हो गया इसलिए। लेकिन अभी आज मैं अपने बच्चों से कहना चाहता हूँ, और जो बड़े बुजुर्ग हैं उनसे भी कहना चाहता हूँ, अपन थोड़ा सा 55 साल पहले चलो। मैं बाबू चाचा को देख के थोड़ा सा और ज़्यादा भाव विभोर हो गया कि उनके पिताजी पूरन चंद जी गोदी का दादा को इंदौर से सिर्फ एक सपने की वजह से ले आए कि मैंने बिल्डिंग बना दी और मुझे जैन दर्शन की यूनिवर्सिटी बनानी है। उन्हें कुछ पता नहीं था विश्वविद्यालय बनाना है, और गुरुदेव ने उनसे कह दिया कि गोदी का तुझे अगर कुछ करना है तो हुकुमचंद को ले जा, वो भी इंदौर में है। एक एक लाइन से जिंदगियां बदल गई। और जब 55 साल पहले चलो तो ये हरा भरा स्मारक नहीं था, ये फर्श भी नहीं था, ये लाइटें भी नहीं थी, ये सुंदरता भी नहीं थी, ये पिलर नहीं थे। हाँ, अखंड हॉल था। बाहर जब जमीन बाबू चाचा गोदिका जी ने ली तो कहते हैं कि यहां शेर घूमा करते थे, रेत के टीले थे, और आज जयपुर की सबसे महंगी जमीन हो गई। और उस वक्त दादा, सोचो, आपकी उम्र होगी 32 साल, 33 साल, 33 साल के दादा हाथ में झोला लेके, इनने नहीं पकड़ा होगा झोला, भाई ने पकड़ा होगा, वो झोला पकड़ के बेडिंग लेके 4 बच्चे छोटे छोटे से सामने वाले गेट से घुस रहे होंगे। क्या था? अब कल्पना तो गेट कीपर नहीं था, और फिर आगे ढूंढ रहे होंगे, पूछ रहे होंगे मुझे कहां सामान रखना है। आज लोगों को लगता है डॉक्टर हुकुमचंद भारिल। हम आज के दादा देख के हम कल्पना करते हैं ऐसे ही हुआ होगा आज से 55 साल पहले। हम उसकी कल्पना नहीं करते। आज लोगों को वो पानी का गिलास दिखाई दे रहा होगा, वो दिखाई नहीं दे रहा है कि वे आए तो वे सबसे पहले बैठ के सोच रहे थे कि मैं क्या करूं, शुरू कहां से करूं। कोई बताने वाला भी नहीं था राकेश जी इस बात के कहां से शुरू करना है। मैं अपनी जिंदगी के लिए कह रहा हूं, आपकी जिंदगी के लिए कह रहा हूं। हमें शुरुआत करनी है जिंदगी की, हम कहां से शुरू करें। और हमें पहले से हुकुमचंद भारिल बनना होता है, पहले दिन। वो उनने जो कांटे पैर में चुभे हैं, वे नहीं हमें चुभाने हैं, हमें देखने भी नहीं है। और हमारे लिए सबसे आसान काम होता है किसी भी बात की बुराई कर देना, किसी भी बात पे कुछ भी छोड़ देना, सगुफा छोड़ देना, फिर मचती रहे, फिर भागी समेटते रहे, और हमें आनंद आता रहता है जैसे मुर्गे लड़ रहे हों। उनने कहां से शुरुआत करी कि अब चलो अब बच्चों से शुरू कर देते हैं। फिर उन्हें रमणोकार मंत्र लिखा, बालवोत पाठमाला 1 2 3। वो लिखने से काम नहीं हुआ, भाई पढ़ाएगा कौन? तो पाठशालाएं खुलवाओ, फिर बेचेगा कौन? आज तो एक किताब आप लिख देते हो ना, कोई भी हमारा बच्चा भी लिख दे, वो अमन लिख देना एक किताब, तो 2 5 10 हजार ऐसी बिक जाती है बिना कुछ करे, क्योंकि सिस्टम का हिस्सा बन गया। भाई फोन करके कह भी रहे कि भैया हमने बालवोत एक लिख दी है, तुम पाठशाला चला लो, तुम बताओ कितनी किताबें बेच दें तो हम बिकवा दें। और एक एम्प्लॉय आया सबसे पहले, नेमीचंद गोथा, बेचारे बेबी चले गए कि नेमीचंद या किताबें बांध दो, कार्टून गया क्या नहीं गया, तुम गए क्या नहीं गए, बेक कौन कर रहा है? एक ही आदमी, एक ही एम्प्लॉय और एक ही चपरासी। मैं वो दिन याद कर रहा हूं, 55 साल हो गए आज। और फिर जितनी समस्याओं से ग्रसित, इसे मैं ऐसे कहता हूं कि समकालीन लोग प्रतिभाओं को पहचान नहीं पाते। सुनो, ये तो नहीं पहचाना होता तो कैसे होता है। बात तुम्हारी सही है। मैं छाती पे हाथ रख के बात कहता हूं कि बड़दादा चले गए तब हमें बड़दादा की महिमा ज्यादा आई। हाँ, बताओ कितनी बढ़िया बात कह दी। हाँ, चूड़मल कर्तृत्व कर्तृत्व में छपा है कि गुरुदेव कितने एहलास से ये बात कहते होंगे कि मिल गया गोदिका को हुकुमचंद मिल गया। अब आप कल्पना करो, तो गुरुदेव ने पहचान लिया।
समकालीन लोग प्रतिभाओं को नहीं पहचान पाते। महात्मा गांधी की मूर्तियां आज लग रही हैं पूरे गांव गांव, चौराहे चौराहे पे। महात्मा गांधी थे तब नहीं थी। तो समकालीन लोग प्रतिभाओं को नहीं पहचान पाते, और बाद में पता चलता है जब समय निकल जाता है और हमें वो चीज हमारे दिलो दिमाग पर आती है। मैं दादा ने पूरी जिंदगी जो किया है ना, और उसके बाद भी जो क्रम नियमित पर्याय पढ़ा रहे हैं ना, तब हम समझ पा रहे हैं। उन्होंने जो बात कह भी दी कि तुम्हारे पल्ले में पुण्य होगा बेटा, तभी तुम कर पाओगे, वरना नहीं हो पाओगे। और उसके आज जो 4 लाइनों में जो प्रवचन कर रहे हैं, जिस पे सबको ब्रेक थ्रू हो रहा है और सोच बदल रही है, वो उसके पीछे उनकी 70 साल की वो तपस्या, वो मेहनत, वो काम है। तब कहीं जाके वो 4 लाइनों में वो चीज निकल रही है। वो कितना बड़ा, वो क्या क्या एक एक बात कही जाए, एक एक बात बोली जाए। मैं खास तौर से मेरे जो बुजुर्ग हैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि समय बीत रहा है, और बच्चों से कहना चाहता हूं कि ऐसे ही कोई हुकुमचंद नहीं बन जाया करता है, और ऐसे ही कोई चीज़ संस्थाएं खड़ी नहीं हो जाती हैं। उसके लिए समय चाहिए, समर्पण चाहिए, उसके लिए उतना अध्ययन ज्ञान, उतना उसके लिए त्याग चाहिए, तब वो चीज़ें खड़ी हो पाती हैं, तब वो कोई ये चीज़ यहाँ तक पहुँच पाती है। ये बात समझने जैसी बात है, और कहाँ से शुरू करके कोई चीज़ कहाँ पहुँच गई ये आसान नहीं है। और एक युग बना दिया दादा ने, खड़ा कर दिया, प्रस्तुत कर करके, झगड़ा कर करके, फाइट कर करके, अपनी बात प्रस्तुत करके, अपनी बात बता के, फिर कोई नहीं मान रहा है, फिर भी बता रहे हैं, फिर भी कह रहे हैं, फिर भी लिखे जा रहे हैं, फिर भी बोले जा रहे हैं। मैं कल परसों यूँ दादा से पूछ रहा था, तो मैं कह रहा था कि दादा ने वो अभिमत लिखे गए, उसके लिए फाइट करी, अभिमत क्यों लिख रहा हूँ। फिर किताब के ऊपर फोटो छप गई, फिर उसके लिए किताब लिखो, फिर उसके लिए बेचो, फिर उसके लिए व्यवस्था करो, और फिर अपनों से इस बात की फाइट करो कि ये क्यों। शांति जी भी कह रहे थे कि दादा कहते हैं कि गुरुदेव ने हमें माल भी दिया और मार्केट भी दिया, लेकिन मैं ही कहता हूँ कि दादा ने हमें माल भी दिया, मार्केट भी दिया, और मार्केटिंग भी सिखाई कि उस माल को कैसे बेचते हैं। शांति जी के शब्द नहीं है। और थोड़ा कॉर्पोरेट वर्ड में जाओ तो इसे ऐसे कहते हैं शांति जी कि सेल्स अलग होती है और मार्केटिंग अलग होती है। सेल्स और मार्केटिंग एक चीज़ नहीं है। मार्केटिंग वो तरीका कि कैसे मार्केट किया जाए, और सेल्स वो है जो हार्ड कोर सेल्स है, ये बिका के नहीं। तो एक ही आदमी है दादा जो सेल्स और मार्केटिंग का एक ही पर्सन है। कंपनियों में 2 आदमी होते हैं, सेल्स का अलग और मार्केटिंग का अलग। ने क्या क्या किया होगा और कहाँ से हम कहाँ तक पहुँच गए हैं, ये बात मुझे विकल्प आया। और आज 55 साल का एक पूरा सफ़र आज के दिन, दशहरे के दिन पूरा हो गया है। तो दादा आप सब, आपको पूरे मोक्षु समाज, जैन समाज की ओर से बहुत बहुत सत नमन, प्रणाम। और लौकिक में दशहरा जो पर्व मनाया जाता है, उसमें ऐसा माना जाता है कि धर्म की विजय हुई, सत्य की जीत हुई, ऐसा माना जाता है। सचमुच आदरणीय दादा के माध्यम से सत्य का प्रारंभ हुआ है। इस दिन, जिस दिन दादा यहाँ पर आए, उस दिन से लेकर के ज्ञान तीर्थ यह बना। आदरणीय दादा से निवेदन करता हूँ, ये ज्ञान तीर्थ कैसे बना, आपके साक्ष्य में कृपया हम सबको अपने उद्बोधन के माध्यम से कृतार्थ करें। 2 शब्द अवश्य कहें आदरणीय दादा। संतप्त मानस शांत हों जिनके गुणों के गान में, वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। सन 67 के दशहरे के दिन ठीक इतने ही बजे, मैंने 10:30 बजे हम रेलवे से उतरकर, और गोदका जी हमें साथ में लेकर गाड़ी में अपने घर ला रहे थे, तो हमने जुलूस निकलता देखा। तो हमने कहा ये काय का जुलूस है? तो बोले आपको पता नहीं आज दशहरा है, दशहरे। तो हमें पता चला कि हम दशहरे को आए हैं। हम जब चले तब हमें ख्याल नहीं था कि हम दशहरे को जा रहे हैं। गोदका जी के बहनोई थे डंडिया जी, 102 वर्ष की उम्र में जिनका स्वर्गवास हुआ है अभी। अजमेर में उनने सबसे पहले हमारा स्वागत किया था, उसी गाड़ी में जिस गाड़ी में हम जयपुर आ रहे थे। गोदका जी ने उनसे कह दिया होगा, तो वे वहाँ नाश्ता वास्ता लेके स्टेशन पर,
हाँ, उस वक्त बोर्ड के सेक्रेटरी थे, इसलिए अजमेर में थे। आए और यहाँ तो हॉल तो बन गया था, और गोदका जी की बुद्धि से और गोदका जी के पैसे से, किसी से उनने एक पैसा नहीं लिया था और किसी से पूछा नहीं, कोई इंजीनियर नहीं। इसके नीचे की नींव 7 फुट चौड़ी है। आज कोई 7 फुट चौड़ी नींव डालता है? हमने देखी है वो नीचे तक जाकर, 2 मंजिल नीचे, इसके 2 मंजिल नीचे 7 फुट मोटी नींव डाल के उस पे बनाते बनाते और ये ऊपर लाए हैं। हम आए जब ये बन ही रहा था, ये किवाड़ नहीं बने थे, किवाड़ बन रहे थे। एक एक किवाड़ में 70-70 टुकड़े लगे हैं। वो रामनारायण कारीगर बनाता था, बहुत होशियार था। गोदका जी के सब नक्की थे, ये राम नारायण, ये राधे श्याम, ये मकान सब नक्की थे। और इनके उन्हीं के माध्यम से, उनके वही इंजीनियर थे सब, उन्होंने रह करके उनकी आत्मा लगी है इसमें। मैं तो ऐसा कहता था प्रवचन में कि यदि मेरे पिताजी मेरे जन्म के समय जाकर के मेरे बारे में किसी अभिज्ञानी मुनिराज से पूछते कि ये कहाँ रहेगा, तो वो बताते कि यहाँ रहेगा, तो पिताजी कहते क्या मेरा बेटा शेर होगा, डाकू होगा, यहाँ कैसे रहेगा? ये तो जंगल है। 2 मालूम है, ये मकान 2 मंजिल नीचे था, 2 मंजिल की पुराई करी है गोदका जी ने, चारों तरफ से मट्टी लगा के 2 मंजिल। और जिस मकान में मैं अभी रह रहा हूँ वो मकान बना था, एक साधु बाबा रहते थे। इतना नीचे, और चारों तरफ ऐसे ऐसे गड्ढे, नीचे ऊपर। यहाँ से अपन घूमने जाते हैं ना, तो कनौजिया कॉलेज है, तो कनौजिया कॉलेज की दीवार है ना, इसके बाहर 2 मंजिल गहरा गड्ढा था, जो हमारे सामने सामने कूड़ा डालते डालते भरा है। मतलब ऐसी पोजीशन। ये मालूम क्या है, यहाँ बहुत भयंकर जंगल था, तो कांग्रेस का 48 में अधिवेशन हुआ था। 48 में तो कांग्रेस कैसी थी, ये कल्पना कर सकते हैं। 47 में भारत आज़ाद हुआ हो, उसका श्रेय कांग्रेस को मिला हो, तो 48 की कांग्रेस कैसी होगी। तो जयपुर में उसका अधिवेशन हुआ था, तो ये सारा एरिया वहाँ से लेकर के रामबाग पैलेस से और आगे तक बजाज नगर निकल जाओ और मालवीय नगर, ये सब, ये सारा एरिया जंगल था वैसा भयंकर। और उसको पाट के ये नगर बसाए थे, वो जनता को ठहराने के लिए। टेंट लगाते थे ना पुराने ज़माने में, ऐसे टेंट लगाए थे यहाँ। ये मालवीय नगर क्या है, ये गांधी नगर क्या है, ये नेहरू नगर क्या है, ये नेता थे ना सब बड़े बड़े, इनके नाम पर नगर बसाए थे। क्या? और हम तो नहीं, हमारे गुरुजी आए थे मुरैना से उस अधिवेशन में, तो वो देख करके और इसके गीत गाते थे, और वो गीत हमने उनके मुख से सुने हैं कि जयपुर के अधिवेशन के। उस जयपुर के अधिवेशन से ये बापू नगर, गांधी नगर, जवाहर नगर, ये सब बने। मालवीय नगर उन सब नेताओं के नाम पर, तिलक नगर, ये सब वही नाम है, देख लेना आप। ये सब नगर बसे, और ये सब बस गए। अब क्या करें? तो ज़बरदस्ती गवर्नमेंट ने सेठियों को पकड़ कर 54 1 गज
चुवन्नी समझते हो? 1/4 रुपया में 1 गज के भाव से ये ज़मीनें दी जबरदस्ती। ये अस्पताल के पास की ज़मीनें रतनलाल जी गंगवार के पिताजी को 54 के रुपए के गज में मिली थी। ऐसे इन्हें बसाया, फिर धीरे धीरे बस के, और आज यहाँ जाओ तो ये तुम्हारे बगल में ज़मीन पड़ी है ना, ये आपको 10,000 रुपये के गज में नहीं मिलेगी, हैं? 3 लाख रुपया गज। ये बापू नगर की कहानी है। तो मैं कहता था कि मेरे पिताजी से लोग कहेंगे कि तुम्हारा बेटा यहाँ रहेगा, तो वे सोचेंगे कि शेर होएगा कि डाकू होगा, क्योंकि यहाँ तो डाकू रह सकते हैं, आदमी होएगा तो या शेर रह सकते। ऐसी पोजीशन थी चारों तरफ, समझ गए ना। दिख तो सब गए थे चुवन्नी के भाव में, और फिर धीरे धीरे भाव बढ़ते गए तो बहुत वाले भाव वाले भी हो गए। बस्ती तो कट गई थी सब, मालवीय नगर सब नगर, ये यूनिवर्सिटी सब नहीं, उसके बाद ही बनी है सब पूरी। तो ये यहाँ आकर शुरू से निश्चिंत होकर काम करने का अवसर मिला। गोदका जी जैसे उदार मनुष्य, किसी से 1 पैसा नहीं लेना, मांगना तो है ही नहीं, देवे तो नहीं लेना, कोई हो तो मेरे से बोलना। हमने एक मीटिंग करी पाटनी जी में, सब मिल करके जो कार्यकर्ता थे, तो कि हमको इस यहाँ 7 कमरे थे भोजनालय के नीचे, तो इसके ऊपर 7 कमरे बनाना है। तो बनाया तो हम क्या करें कि कितने में बनेगा? तो 20-22 हज़ार रुपये लगेंगे। तो 22,000 रुपये जो देवे उसके नाम से 1-1 कमरा बनाना। हमने 22 आदमी के नाम लिखा लिए और कमरे बना दिए। गोदका जी बैठे रहे चुपचाप, और मीटिंग ख़त्म हुई तो राधे श्याम को बुलाया कि राधे श्याम यहाँ 7 कमरे बनना है। हमसे कह दिया किसी से 1 पैसा नहीं लेना। बोले बुलाए, बोल दिया हमने, नहीं तुम्हारा एक नहीं लेना। आपको और कितने बनाना है, कहाँ बनाना है, मैं बनाऊंगा, मैं दूंगा। और सब तरीके से मैंने पूरा देने, खर्चा भी, देने का भाव और उदारता, और बिल्कुल टेक हमें तो टोका नहीं उनने आज तक। हमने ये जाना नहीं कि समय क्या होता है, ना अपनी तरफ से, ना गोदका जी, पाटनी जी जो अधिकारी, सेठी जी, 3 जने से हमारे शिष्य था। कि गोदका जी तो थे, इसने बनाया था, और पाटनी जी मैनेजमेंट के, गोदका जी तो हाँ पाटनी जी बाबू भाई हॉल में है ना, तो उधर है, ऑफिस में है, उनका सारा मैनेजमेंट। सुबह जैसे कोई घर पे, वो दुकान पे नहीं रहता है, ऐसा अपना घर छोड़ के और यहाँ पर ये ऐसे भोजनालय में रोटियाँ खा के यहीं रहे 24 घंटे। तुमने देखा है ना उन्हें रहते हुए। सेठी जी, एक पुरानी बनाई हुई बिल्डिंग है, जो भी अच्छी बुरी हैं वो सब सेठी जी की बनाई हुई है। पैसा सब गोदका जी ने दी, लेकिन सारा कंस्ट्रक्शन नीचे से ऊपर तक सेठी जी ने। और हमें मेरे को खुले हाथ, बस ये आपको बनाना है, योजना भी बनाना है, क्या पढ़ाना है, कैसे बनाना है, किसको पढ़ाना है, ये तो सब आप। हमने कहा सिविल लगाना है हमको, प्रशिक्षण शिविर पहला। तो क्या करना है, हम कम से कम 25 लोग बुलाएंगे और उन्हें अध्यापक बनाएंगे कि जैन धर्म कैसे पढ़ाना। तो बुला लो, खर्चा बुला लो भाई। उनके भाई थे सुंदर जी, छोटे भाई सुंदर जी, 25,000 रुपये भिजवा देना है, करो खत्म, कुछ नहीं, समझे ना। इस तरीके से पूर्ण आज़ादी से और पूरा मन तन मन धन लगा कर गोदका जी ने, पाटनी जी ने
और शेषी जी ने, और हमने भी उसमें वैसे ही आज तक हमने इतवार नहीं जाना कब होता है, इतवार की छुट्टी हमने नहीं मनाई, हमने गर्मियों की छुट्टी नहीं जानी। हमारे घर में हमारी लड़की की शादी थी और 3 दिन पहले हम शिखर जी में थे, सारा काम पाटनी जी संभाल रहे थे, जतीश भाई संभाल रहे थे, ये सब लोग थे। अभय तुम भी आ गए थे ना अप्पा की शादी में, तो अभय जी हैं, तुमने भी संभाला था बर्तन धुलवाने का और घरवाने का, मुझे याद है। ऐसे हमने तो ऐसे काम किया है, ऐसे में ही ये ऐसा हो गया है। भाग्य से हमारे विद्यार्थी भी सब ऐसे ही तैयार हुए हैं, ऐसे ही संस्थाएं चलती हैं। एक एक मिनट घड़ी देख देख करके न संस्थाएं चलती हैं, न साहित्य लिखा जाता है। अभी तो छुट्टी है, छुट्टी के समय में थोड़ी लिखने का काम तो संस्था का है ना, क्या ये भी संस्था का काम है। तो जब संस्था के ऑफिस का टाइम होगा तब लिखेंगे तो लिखी जाती हैं। आज भी मैं 24 घंटा काम करता हूँ, 12 बजे के पहले कभी सोता नहीं, 5 बजे उठ जाता हूँ। और ये सब क्यों, कौन सी क्लास चल रही है हॉल में, कहाँ चल रही है, वो कौन पढ़ा रहा है, क्या पढ़ा रहा है। आज वो था ना, क्या नाम अपने पिड़ावा वाले, क्या नाम है, कमल जी क्लास ले रहे हैं, तो क्या पढ़ा रहे हैं आज बता सकता हूँ। उन्हें सुबह क्या पढ़ाया है मैं सब आज भी देखता हूँ, समझिए ना। अब मेरी निगाह में है, मैं जिस ऑफिस की टेबल पे पहुंच जाता था तो मैं वहाँ खड़े ही खड़े देखूंगा तो 4 गलतियाँ बताऊंगा वहीं। और कौन सी किताब अभी स्टॉक में कितनी होगी मैं वहीं खड़े खड़े बता सकता था। धर्म के 10 लक्ष्य में 2500 होगी, जाके देख लो, क्योंकि साल में 5000 बिकती है। फिर बाद में धीरे धीरे 2 साल में 5000 उठने लगी। आप देख लेना, हर 2 साल में 5000 छपती थी, उठ जाती थी और रजिस्टर में अंक होते थे। अभी कितनी होगी मैं अपनी टेबल पर बैठे बैठे बता सकता हूँ। हमारा पीयूष बहुत अच्छा मैनेजर है, बहुत मेहनत करता है, लेकिन मेरे जैसा नहीं। सब एक से एक टॉप के, जो टॉप के थे मैंने किसी को नहीं जाने दिया। अभय जी वो मैंने चले गए, बहुत मनाया था। 3 पेज का पत्र उन्हें और 3 पेज का पत्र उनकी माँ को लिखा था, अभी भी उनके पास पड़े होंगे, है ना। ऐसा मैंने किसी को निकाला नहीं है, आज तक किसी को नहीं निकाला। कोई भी कर्मचारी ये कहे कि मेरे को निकाला गया, रखा ही है। इसी तरह काम बढ़ाना, कुछ लगाना, करना कैसे भी करना हो करो। सारे विद्यार्थी यहाँ कर रहे हैं, देश में कर रहे हैं, विद्यालय खोले हैं, A1 से A1 चला रहे हैं, बहुत बढ़िया काम चल रहा है। मैं हमेशा कहा करता हूँ कि मैं यहाँ आया, इस बात तो मेरे से लोग कहते हैं कि यदि आप पंडित नहीं होते और वकील होते या डॉक्टर होते तो आप राजनीति में होते तो आप अच्छा रहता ना। मैं कहता हूँ मेरे मन में आज तक ये विकल्प नहीं आया कि मैं कहीं दूसरी जगह होता तो इससे अच्छा रहता। मैं सबसे अच्छा हूँ, मैं बहुत संतुष्ट हूँ, यहाँ हूँ जो जैसा भी हूँ, वो बहुत संतुष्ट हूँ मैं अपने जीवन से। और मैं 24 घंटा जीने को तैयार तो बैठा ही हूँ, मरने को भी बैठा हूँ।
और ये इसी एक वर्ष में 4 दफ़े मर चुका हूँ मैं। 2 दफ़े तो मैं परमात्मा से बोल चुका हूँ कि काय को रखे हुए इलाज, ले चलो ना पर हज़ारों कीड़े पड़ जाएंगे, ये सब बोल चुका हूँ, पूछो इससे। एक कहाँ था हैं, सैफी हॉस्पिटल में, और एक इधर कह चुका हूँ। सपने में अभी मैं क्या बताऊँ, 2 दिन पहले ही मैं एक चक्कर काट आया। यानी मैं सपने में मर गया। नेमिनाथ सपने में वैसे ही नहीं आ गए। नेमिनाथ को सपने में खड़ा किया मैंने, राजुल के सपने में, और बताया कि उनने क्या समझाया। लिखा तो वो मैंने ही है ना, क्या समझाया राजुल को, क्या समझाने की ज़रूरत थी, है ना। तो मैं तो 24 घंटा मरने को तैयार हूँ और 24 घंटा से जिंदा रहने को तैयार हूँ। सुबह नींद खुली तो अरे मैं तो जिंदा हूँ, बहुत अच्छा है। आप लोग समझ रहे, शास्त्र रखा सामने, मैं बिल्कुल बहुत सच्ची और सहज बात कह रहा हूँ। बिल्कुल इसमें कोई दूसरी बात नहीं है कि मैं बहुत संतुष्ट हूँ। बहुत बढ़िया काम हुआ है, हो रहा है, और मुझे पक्का भरोसा लेके जा रहा हूँ कि कम से कम 50 साल ये संस्था ऐसी ही चलती है। बहुत अच्छा। राकेश कह रहा है 500 साल चलेगी, तो बहुत बहुत खुशी है मुझे। मेरी हिम्मत नहीं पड़ती है कि 500 साल कहूँ, अब 500 साल कहूँगा, मुझे क्या है।